हेलो गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए सरकार के अंगों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था न्यायपालिका। तो आज हम न्यायपालिका के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एमसीक्यू की तरह डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी है? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है 65 वर्ष, बी है 60 वर्ष, सी है 62 वर्ष और डी है 58 वर्ष। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त आयु है वो कितनी है? 65 वर्ष। ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है भारत की संसद के पास है, बी है भारत के राष्ट्रपति के पास है, सी है केंद्रीय विधि मंत्रालय के पास है और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए, भारत की संसद के पास ये अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? भारत की संसद के पास है। भारत की संसद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या पूछा गया है इसमें? ये हमारे ऑप्शन से पता चलेगा। पहला ऑप्शन है केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, बी है केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सी है प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है और डी क्या है? प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि भाई भारत के उच्चतम न्यायालय को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है कि भाई न्यायालय को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है डी, उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। अभी जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 131 में किया गया है। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 131 में किया गया है। अनुच्छेद 131 के अनुसार किसी भी केंद्र या राज्यों में अगर विवाद होता है या फिर दो या दो से अधिक राज्यों में विवाद होता है, उसका जो निपटारा है वो कहाँ किया जाता है? उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में ही केंद्र और राज्यों से संबंधित विवाद को लाया जाता है। इसकी सुनवाई भी कहाँ की जाती है? उच्चतम न्यायालय में की जाती है। और ये जो अधिकार है वो क्या है? प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? जो न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 132 में इसका उल्लेख किया गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 132 में किया गया है। अनुच्छेद 132 के अनुसार क्या है कि ऐसे मामले को जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हो, ऐसे मामले को जहाँ पे उच्चतम न्यायालय में लाया जाता है, जिसमें उच्च न्यायालय जो यह अनुप्रमाणित कर देता है कि भाई ये जो निम्न मामला है वो किससे संबंधित है? किसी विधि के प्रश्न से या फिर विधि के प्रश्न से या संविधान की व्याख्या से संबंधित हो। संविधान की व्याख्या से संबंधित जो मामला है वो कहाँ लाया जाता है? उच्चतम न्यायालय में लाया जाता है, जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध लाया जाता है। तो उसकी जो अपील है वो कहाँ की जाती है? उच्चतम न्यायालय में की जाती है। तो जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उच्चतम न्यायालय का, वो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 132 में किया गया है। फिर तीसरा है परामर्शदायी। परामर्शदायी या सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी जो न्यायालय का तीसरा अधिकार है, परामर्शदायी या सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इसका उल्लेख
हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि भाई परामर्शदायी क्षेत्राधिकार का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 143 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 143 में सलाहकारी क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित के मामले में उच्चतम न्यायालय किससे परामर्श या सलाह मांग सकता है, किंतु उसकी सलाह को मानना या ना मानना, स्वीकार करना या ना स्वीकार करना, ये राष्ट्रपति के विवेक पे या उसकी इच्छा पे निर्भर करता है और उच्चतम न्यायालय भी इस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं होती है। तो ये जो परामर्शदायी या सलाहकारी क्षेत्राधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 143 में। ये जो तीनों क्षेत्राधिकार है वो किसके पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को जो वेतन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है। ये हमारे ऑप्शन है, पहला है सहायक अनुदान, बी है आकस्मिकता निधि, सी है संचित निधि और डी है लोक लेखा। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी, संचित निधि। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, जो वेतन भत्ते मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 125 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का जो उल्लेख है वो किस में किया गया है, अनुच्छेद 125 में किया गया है। और ये भारत की संचित निधि से इन्हें वेतन भत्ते दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। उच्चतम न्यायालय की जो समस्त कार्यवाही है वो किस में होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। ये किस में दिया गया है, ऑप्शन पहला है उच्च न्यायालय के नियम 1966 में, बी है संसद द्वारा किया गया विधि निर्माण में, सी है भारत के संविधान का अनुच्छेद 145 में और डी क्या है भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 में यह निर्धारित किया गया कि उच्चतम न्यायालय की जो भी कार्यवाही है वो किस में होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। अंग्रेजी भाषा में क्या होगी, सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 348 में किया गया है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 में क्या उल्लेख किया गया है, इसमें न्यायालयों के कायदे कानून या इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के नियम है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 145 में। तो अनुच्छेद 348 में है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यवाही वो किस में होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। और अनुच्छेद 145 में क्या दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी कायदे कानून या जो नियम है इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 145 में किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का रक्षक किसे कहा गया है। भारत में संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है संसद को, बी है राष्ट्रपति को, सी है सर्वोच्च न्यायालय को और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, सी है। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है सी, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। और जो संविधान की व्याख्या है वो भी किसके द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है।
संविधान की व्याख्या या विधि, कानून की जो व्याख्या है वो किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। और संविधान का रक्षक भी किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को ही कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारभूत स्वरूप सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है गोलकनाथ मामला, बी है मेनका गांधी मामला, सी है केशवानंद भारती मामला और डी है इस आर बॉम्बई मामला। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। केशवानंद भारतीय बनाम मामले के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो मामला है वो सिद्धांत है वो निरूपित किया गया है। ये कब हुआ था? 1973 में। इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में प्रॉपर बता दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जाता है? लोकहित मुकदमे का किससे संबंध है? ये हमारे ऑप्शन है, पहला है न्यायिक पुनरावलोकन से, बी है न्यायिक सक्रियतावाद से, सी है न्यायिक हस्तक्षेप से और डी है न्यायिक पुनीतता से। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। लोकहित मुकदमा किससे संबंधित है? न्यायिक सक्रियतावाद से संबंधित है। न्यायिक सक्रियतावाद की जो शुरुआत है वो 1973 के जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद हुआ था उससे इसका प्रारंभ किया गया था। अभी न्यायिक सक्रियतावाद क्या है कि इसमें उच्च न्यायालय अपनी कानूनी गतिविधियों से हटकर जनता के हित में यानी कि जनता की स्थिति को सुधारने के लिए जो निर्णय लेती है, इनको मूल अधिकार दिलवाने के लिए जब सक्रिय हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रीट किस आदेश से संबंधित है? जो प्रतिषेध रीट है वो किससे संबंधित है? ये हमारे ऑप्शन है, पहला है न्यायिक और न्यायिक क्रियाकलाप प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश है। तो इसमें हमारा जो ये ए है ये सही है। जो प्रतिषेध रीट है वो क्या है? न्यायिक और न्यायिक कलप प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश है। फिर बी है अवर न्यायालय को किसी भी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकार नहीं हो। इसमें क्या है? अधिकार नहीं हो कार्यवाही करने से रोकना। किसी भी अवर न्यायालय को ऐसे मामले में जहां उसे विचार करने का अधिकार नहीं होता है उस पे कार्यवाही की जाती है, तो वो किससे संबंधित है? प्रतिषेध रीट से संबंधित है। फिर सी क्या है? ये ऑप्शन भी हमारा सही है। फिर सी है किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं होता है धारण करने से रोकना। ऐसा व्यक्ति जो उस सार्वजनिक पद के लिए योग्य ना हो, उस पद को धारण करने के लिए हकदार नहीं होता है, उसको उस पद को धारण करने से रोकना। ये किससे संबंधित है? प्रतिषेध रीट से संबंधित है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे प्रतिषेध रीट से संबंधित है। तो ये जो कूट है इसमें क्या दिया गया है? ये सभी। इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन से कथन सही है? तो देखते हैं हमारा ऑप्शन, पहला है प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 1+7 यानी कि इनकी जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 8 थी। प्रारंभ में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी उस समय मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। हाँ, ये ऑप्शन हमारा सही है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की संख्या थी, तो कुल कितनी हुई? 8। तो प्रारंभ में कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 8। फिर बी ऑप्शन है 1977 में न्यायाधीशों की उक्त संख्या को 18 कर दिया गया। कब? 1977 में। 1977 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है? राइट है। फिर सी ऑप्शन है कि 1986 में इस संख्या को बढ़ाकर 26 कर दिया गया। 1986 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 26 कर दिया गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट है। फिर डी क्या है?
कि अगस्त 2019 से मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई। अगस्त 2019 में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी कर दी गई? 34 कर दी गई। तो प्रारंभ में कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। फिर 1977 में आते हुए उनकी जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। और 1986 में इनकी संख्या बढ़ाकर 26 कर दी गई। फिर अगस्त 2019 में मुख्य न्यायाधीशों को सहित कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी कर दी गई? 34 कर दी गई। तो ए, बी, सी और डी ये जो तीनों ही ऑप्शन है वो हमारे राइट है। इसमें जो सभी ऑप्शन है वो राइट है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय को सर्वप्रथम शुरू किया गया था। ग्राम न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू किया गया था? पहला है राजस्थान से, बी है पंजाब से, सी है उत्तर प्रदेश से और डी है मध्य प्रदेश से। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। ग्राम न्यायालय की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश में की गई थी। सबसे पहले ग्राम न्यायालय की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश में भोपाल के बेरिया जनपद ग्राम में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को मध्य प्रदेश के भोपाल के बेरिया जनपद ग्राम में इसकी शुरुआत की गई थी न्यायालय की। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में ग्राम न्यायालय की शुरुआत कब की गई थी? 27 नवंबर 2010 को। 27 नवंबर 2010 को राजस्थान में बस्सी जयपुर में इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। कब? 27 नवंबर 2010 को बस्सी जयपुर में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और मध्य प्रदेश भोपाल के बेरिया जनपद में 2 अक्टूबर 2009 को ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई थी सर्वप्रथम। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार लोक अदालत का आयोजन किया गया था। पहली बार लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है 1982 में, बी है 1986 में, सी है 1985 में और डी है 1990 में। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी। 1985 में पहली बार लोक अदालत यानी कि जनता की अदालत का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था 1985 में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। ये जो इधर अनुच्छेद दिए गए हैं इसमें किन का उल्लेख किया गया है? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 136 में। अनुच्छेद 136 में क्या है? अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की इजाजत ली जाती है। फिर दूसरा है निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनराविलोकन। निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो पुनराविलोकन है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 137 में। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 137 में। फिर तीसरा जो ऑप्शन है वो है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि, इसका जो उल्लेख है वो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 138 में किया गया है। अनुच्छेद 138 में किसका उल्लेख किया गया है? उच्चतम न्यायालयों के अधिकारों में वृद्धि का उल्लेख किया गया है। फिर हमारा चौथा ऑप्शन है कुछ रीट निकालने की शक्तियों का जो उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्रदत्त किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 139 में। अनुच्छेद 139 में जो 5 रीट है उनकी जो शक्तियां हैं वो उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त की गई है। अभी 5 रीट जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली जो शक्ति है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर दूसरी है प्रतिषेध,
तीसरी है अधिकार प्रच्छा। चौथी जो शक्ति है वो है, चौथी है ब्रह्मादेश। और पांचवी कौन सी है, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण, ये जो पांचों रीट की शक्तियां हैं वो उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। इन पे उच्चतम न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 139 में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हमारा ऑप्शन है, पहला है हीरालाल जी कानिया, बी है बालकृष्ण, सी है मीरा फातिमा बीबी और डी है वाई.बी. चंद्रचूड़। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। हीरालाल जी कानिया भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL पिल लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब लोकहित का मुकदमा पिल लाया गया था तो उस समय मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन है, पहला हिदायतुल्ला, बी है AM अहमदी, सी है AS आनंद और डी है PN भगवती। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जब लोकहित मुकदमा पिल लाया गया था तो उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। PN भगवती को लोकहित या जनहित याचिका, लोकहित मुकदमे को जनहित याचिका भी कहा जा सकता है। जनहित याचिका का जनक भी किसे कहा जाता है? PN भगवती को कहा जाता है। लोकहित मुकदमे, सर्वप्रथम लोकहित मुकदमा किसके द्वारा लाया गया था? PN भगवती के द्वारा लाया गया था। इसका जनक भी किसे कहा जाता है? PN भगवती को कहा जाता है। ओके गाइज, आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर इन क्वेश्चन आंसर से संबंधित आपको PDF प्राप्त करनी हो तो आप सोशल मीडिया पे जाके टेलीग्राम चैनल से हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो और सोशल मीडिया पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, सो थैंक यू।